इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, विशाल खबर से मैं केशव तिवारी और विशाल खबर के शख्सियत कार्यक्रम में आज हम प्रदेश के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और पूर्व उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राजेंद्र सिंह जी से बात करेंगे। तो राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। दादा, 2018 में प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन विंध्य क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस को प्यार और अपना दुलार नहीं दिया। उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? अब इसमें 2-3 कारण हैं जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी को पहले ही इस बात का आभास था कि विंध्य में वो कमज़ोर है थोड़ा सा, तो उन्होंने आखिरी 3-4 महीने बहुत ज़्यादा फोकस किया जी। साधन संसाधन जो कुछ कह सकते हैं जी। सारा प्रयोग किया और धन बल इसका बहुत इस्तेमाल हुआ जी। और आखिरी एक आध हफ्ते में जी। परिणामों में तब्दीली आई जी। अब सतना ज़िले की अगर बात करें जी। तो हम लोग 2 सीटें जीते जी। और 3 सीटें ऐसी हैं जो बड़ी मार्जिनल हैं जी। मतलब 3,500 के सब नीचे। जी। जी। तो वो जीती वाली सीटें थीं जो आखिरी वक्त पर कुछ समीकरण थोड़े से बिगड़े। जी। कई कारण हैं जी। तो हम लोग नहीं जीत पाए। जी। रीवा ज़िले में ज़रूर हालत ख़राब थी जी। और दूसरा जो मैं कारण बताना चाहता हूँ, जी। टिकट वितरण भी थोड़ा सा उतना प्रभावी नहीं था। जो जीतने वाले चेहरे थे उनको टिकट नहीं दी गई। जी। बहुत से ऐसे लोगों को टिकटें दी गई जी। जो दूसरी पार्टियों से आए थे। जी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये संदेश गया जी। कि हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं जी। और टिकट दूसरे दल से आने वाले लोगों को मिल रही। जी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उतनी मेहनत नहीं की, तो निराशा रही उनमें। जी। और एक नहीं 3-3 सीटें ऐसी थीं जो बाहर से आए लोगों को टिकटें दी गई रीवा में। अब बहुत से लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी। फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये स्थिति वहाँ पर बनी। तीसरा, चुनाव परिणाम के बाद, परिणामों के पहले, मतदान के बाद, ये मुझे कारण आज तक नहीं समझ में आया कि शिवराज सिंह जी बांधवगढ़ में 3-4 दिन तक क्या करते रहे। जी। एक दिन रुकना, 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रुकना तो समझ में आता है। जी। जी। लेकिन 4-4 दिन वहाँ रुककर वो यही एक गणित लगा रहे थे कि यहाँ विंध्य से किसी तरह इनके प्रकार हमें जीतना है। जी। तो अब लोग आज EVM की भी बातें करते हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। जी। तो कहीं कहीं संदेह उस पर भी जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे कारण थे कि विंध्य में कांग्रेस कमज़ोर थी। जी। और जो अपेक्षित परिणाम थे वो आए नहीं। दादा, जैसे आपने अभी कहा कि दूसरे दलों से आने वाले व्यक्तियों को टिकट मिली, अभी हाल ही में मनगवा से विधायक रह चुकी शीला त्यागी ने फिर कांग्रेस में प्रवेश लिया है। और निश्चित तौर पे जब इस तरीके का कोई पूर्व विधायक वर्तमान विधायक प्रवेश लेता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात की इच्छा होती है कि टिकट हम ही को मिले। क्या लगता है आपको कि वो जो गलतियाँ, जिन गलतियों से हम विंध्य में चुनाव हारे थे, क्या वो गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी इस बार? अब एक सीट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा जी, ना व्यक्ति विशेष के बारे में जी, लेकिन वो गलती नहीं दोहराई जाएगी, ये दिमाग साफ है कमलनाथ जी का जी, कि अब ठीक है, कोई दूसरे दल में था, 4 साल 5 साल कांग्रेस में रह लिया है जी, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जो तत्काल आते हैं, साल 6 महीने पहले या चुनाव के वक्त आते हैं जी, जहाँ बड़ी मजबूरी है, हाँ, वहाँ तो प्रत्याशी नहीं है, हाँ, वहाँ बात अलग है जी। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। दादा, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि
पूरे देश के, प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के लिए छिंदवाड़ा अपने आप में एक मॉडल है। मैंने सुंदरलाल पटवा के अलावा आज तक कमलनाथ जी को कोई चुनाव हरा नहीं पाया। तो जब कमलनाथ जी ने एक ऐसा मॉडल स्वयं में विकसित किया है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए मॉडल है, तो जहाँ हारी हुई सीटें हैं, जैसे अगर अपन सतना जिले की बात करें तो रामपुर बघेलान को हम बहुत वर्षों से हार रहे हैं, तो उस तरीके के मॉडल को विकसित करने का इन 4 सालों में प्रयास क्यों नहीं किया गया? देखिए, छिंदवाड़ा की बात बिल्कुल अलग है जी। और कमलनाथ जी उससे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं जी। और विकास का मामला हो और विकास के साथ साथ व्यक्तिगत समस्याएं जो लोगों की हैं जी, उस पर बहुत फोकस करते हैं। जी। कोई निराश उनके दरवाजे से नहीं जाता है कमलनाथ जी के यहाँ से। अब ये सब जगह आप नहीं दोहरा सकते हो जी। न उतने साधन आपके पास हैं, न जी। संसाधन हैं। कमलनाथ जी ये चीज़ें कर सकते हैं। जी और जो हारे भी हैं जी। सुंदरलाल पटवा जी से, जी वो अगर भाभी का इस्तीफा ना हुआ होता, जी क्योंकि भाभी चुनी गई थी वहाँ पर सांसद, और फिर कमलनाथ जी उन्होंने इस्तीफा दिया, कमलनाथ जी लड़े, जी, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ चीज़ों को भुनाने में बहुत माहिर होती है, बहुत माहिर होती है, और उसने बहुत नामकरण देकर उसको प्रचारित करने में बड़ी माहिर होती है। ये मुद्दा घर घर लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में उन्होंने पैदा कर दिया कि देखिए एक महिला को करके हमारे जिस व्यक्ति को एक तो कमलनाथ जी हारने वाले आदमी नहीं, चाहे सुंदरलाल पटवा लड़ते, कोई लड़ता। पटवा जी अपने इलाके से हार चुके हैं चुनाव, अपने इलाके से हार चुके हैं विधानसभा का चुनाव। भाजपा चुनाव आ रहा है तो उसने लाडली बहन योजना शुरू की, और आपके यहाँ भी आज महिला सम्मान निधि की महिला न्याय योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 1500 रुपये देने की बात कही गई है। एक चीज़ समझ से परे है कि क्या राजनीतिक पार्टियों की निगाह में पुरुषों की कोई वैल्यू नहीं है? भाजपा भी वहाँ महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तरफ पुरुषों को आकर्षित कर रही है, तो बेचारे पुरुष कहाँ जाए? पुरुषों का भी ये लग रहा है कि हमारा पुरुष होना कोई अपराध है क्या? नहीं, अपराध तो नहीं है पुरुष होना, लेकिन सदियों से एक धारणा बनी है हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष ज़्यादा सक्षम होता है महिलाओं के बनिस्बत जी। तो एक ये धारणा रहती है हमेशा जी। और फिर महिलाएं जो हैं देखिए अपने लिए काम कम करती हैं। भारतीय नारी जी सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अपने पति के बारे में सोचती है, परिवार के बारे में सोचती है। जी। तो अगर संसाधन उसके हाथ में दिए जा रहे हैं, पूरे घर परिवार को लाभ मिलेगा। और मैं नहीं कहता कि पुरुषों को नहीं दिया जाना चाहिए, पुरुषों के लिए भी हमारे पास योजना है। आगे जब वचन पत्र की बातें सामने आएंगी और कमलनाथ जी इसकी घोषणा करेंगे, जो कि बनाया तो मैं अध्यक्ष हूँ उसका, और बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, जानकारी है, दस्तावेज मेरे पास हैं, लेकिन हमारा एक गोल्डन रूल है जिससे कि हम शेयर कभी नहीं करते, लेश मात्र नहीं करते। ये बात वहीं तक रहती है, और ये है कि जब कमलनाथ जी घोषणा कर दें उसके बाद सब लोग बात करें, सबकी जानकारी में आए। तो पुरुषों के लिए भी योजना है, हमारे नौजवानों के लिए है, पुरुषों के लिए है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता भी खेल चालू है, मतलब इस बार खेला चालू है। माने इस बार का जो घोषणा पत्र होगा वो बड़ा माने लोक लुभावन होगा, और हर वर्ग के हर समूह के लिए कुछ न कुछ कांग्रेस लेके आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गहन चिंतन किया गया है जी, और बहुत काफ़ी लोगों से, बहुत बड़े सेक्शन, हर समाज के हर तबके से बातचीत की गई है जी। उनके जो प्रतिनिधि संगठन हैं वो मिले हैं, कमलनाथ जी स्वयं सम्मेलन हुए जी, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, वो लोग आए भी हैं, मिलते रहते हैं जी। तो इसमें कोई ऐसा समूह, समाज, वर्ग छूटेगा नहीं, सबके लिए। चूँकि पिछली बार भी जो वचन पत्र बनाया था जी, अब सरकार चूँकि 15 महीने में चली गई जी, तो सब लागू नहीं हो पाई, लेकिन आज भी लोग याद करते हैं कमलनाथ जी के सरकार का वो जो समय काल था जी, और कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा है लोगों का। सबसे बड़ी बात हमारे प्लस पॉइंट है कि कमलनाथ जी के ऊपर आम लोगों का भरोसा है जी। भरोसा ही सब कुछ होता है। तो और चीज़ें हम लेकर आएंगे, आप ये देखेंगे आगे आगे। जिस तरीके से देश में लोक लुभावन, माने हर राज्य में कहीं ना कहीं जनता को आकर्षित करने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं हो रही, ऐसा नहीं लगता दादा कि
देश की जनता को मुफ्तखोर बनाने की ओर अग्रसर है राजनीतिक पार्टियां? देखिए, इसके मैं दो जवाब देना चाहूँगा जी। एक तो मैं शुरू करूँगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान से। जी उन्होंने भी यही शब्द इस्तेमाल किया था, मुफ्तखोर ना बनाया जाए जी और ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं लोग जी जी और सब बर्बाद हो रही है अर्थव्यवस्था। और हुआ क्या, नतीजा क्या है? कर्नाटक में क्या किया? अभी चुनाव हो रहा है, कितनी रेवड़ियाँ मोदी जी बांट रहे हैं या राज्य सरकार, उनकी जो सरकार है जी। कर्नाटक में, वो बांट रही है। दूसरे राज्यों के घोषणा पत्र में भी है। जी। शिवराज जी ने 1000 रुपया दिया है अभी, जो जी। क्या वो रेवड़ियों की परिभाषा में नहीं आता? जी। तो इनकी एक तो बातें कुछ रहती हैं, करते कुछ हैं। रहा सवाल मुफ्तखोरी का और रेवड़ियाँ बांटने का, मैं इसे रेवड़ियाँ नहीं कहता, मैं महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये उठाया गया कदम ये कहता हूँ जी। और इससे अर्थव्यवस्था को फ़ायदा है जी। नुकसान नहीं है। जी। इसलिए कि जो हमारी इनफॉर्मल सेक्टर है, एक फॉर्मल सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है जी। उद्योग और वाणिज्य व्यापार का, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से 2 गुना से ज़्यादा बड़ा है, जी। जिसमें आम आदमी शरीक है, उसमें छोटे छोटे व्यापारी शरीक है, जिनके घर है, छोटी सी दुकान डाल ली है, वो भी उसमें शरीक हैं, शामिल, वो भी योगदान दे रहे हैं। तो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है। अब ये जो हम पैसे दे रहे हैं महिलाओं के सशक्त होने का, तो एक कारण मैंने बता दिया कि वो पैसा परिवार के काम आएगा। जी। दूसरी बात, अब ये मुनाफाखोर तो है नहीं ये लोग, जी। ये उद्योगपति बड़े बड़े हैं नहीं जी। कि 500 के नोट और 2-2 हज़ार के नोट ये 2,000 कन्वर्ट करा के अलमारियों में और सेप्टिक टैंक में यहाँ सब छुपा के रखें, लॉकर्स में रखें ये लोग। जी। ये महिलाएं जिनको राशि मिलेगी ये खर्च करेंगी। जी। जब खर्च करेंगी, बाजार में पैसा जाएगा, इतना पैसा जाएगा, तो छोटे व्यापारियों की दुकानें चलेंगी, दूसरे और उद्योग धंधे चलेंगे, और जब व्यापारी माल बेचेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगी। जी। डिमांड बढ़ेगी तो आपके उद्योग चलेंगे, जी। और उद्योग चलेंगे तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जी। तो ये एक पूरी साइकिल है। जी। तो ये सिर्फ मुनाफा मुफ्तखोरी वाला नहीं है। मैं उसको नहीं कहता। महिलाओं के सशक्तिकरण और इनफॉर्मल सेक्टर, अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने की दिशा में भी एक ये कदम। मतलब पार्टियां, माने इस देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे रोजगारी ना हो, लेकिन जब रोजगार, माने सरकार बनने की बात आती है, सरकार बनाने की बात आती है, तो रोजगार सृजन पे पार्टियों का फोकस क्यों नहीं होता? अब केशव जी, ये जो हकीकत है जी। एक ही बहुत बड़ी हकीकत यह है कि हम बड़े बड़े उद्योग डलवाते ज़रूर हैं, और शिवराज जी ने तो 2007-8 से जब से शुरू किया है, इनकी बहुत सारी इनकी इन्वेस्टर्स मीट हुई हैं, और अगर जोड़ा जाए तो कई लाख करोड़ की पूंजी आ जानी चाहिए थी जी। और लाखों लोगों को रोज़गार मिल जाना चाहिए था। बहरहाल वो हुआ नहीं, बहुत कम मात्रा में रोजगार। हाँ, लोग रेड कारपेट को माने बिल्कुल गंदा करके चले गए, पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया। सवाल है भरोसे का। सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है लोगों का कि कब अटक जाएंगे, क्या होगा। सरकार के ऊपर जो ये सिंगल विंडो की बात करते हैं कि एक दरवाजे से सारा काम, एक खिड़की से सारा काम होगा, खिड़कियों के अंदर खिड़कियाँ, उन खिड़कियों के अंदर खिड़कियाँ, एक बात रही। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि बड़े उद्योग जो हैं वो रोज़गार के अवसर बहुत कम पैदा करते हैं। आपको हम उदाहरण देते हैं सत्ता सीमेंट का। जी। जब ये इतना मैकेनाइज नहीं था और जब शुरू में ये डाला गया था, तो अब हमें तो याद 70 के बाद की है जी। ये जब से मैंने इसका कार्य करते देखा, बिरला कॉलोनी देखी और वो पूरा इलाका, तो एक समय सिर्फ 1 मिलियन टन इसकी कैपेसिटी होती थी प्लांट की, 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन पर ईयर जी। और इसमें 5,000 लोग काम करते थे जी। 5,000 लोग काम करते थे, तो एक परिवार का औसत अगर 3 या 4 का लगा दें तो 15-20 हज़ार लोग लाभान्वित होते थे। पूरी कॉलोनी बसी हुई थी, बिरला कॉलोनी हम लोग कहा करते, नगर का नगर बसा हुआ था। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। इतना मैकेनाइजेशन हो गया है
कि अब वही 1 मिलियन टन, अब 1 मिलियन तक कोई डालता नहीं है जी। 3 मिलियन से शुरू करते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है, जितनी बड़ी चीज़ डालोगे उतना लागत कम होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा, ये सिद्धांत है। तो आज 3 मिलियन टन पर एनम से नीचे कोई नहीं डालता, 5-5 की भी इकाइयाँ पड़ रही हैं। अब 5 बिलियन टन की इकाई, जिसमें 5 मिलियन में खर्च हो जाएंगे आज की तारीख में करीब करीब 3,500 करोड़ जी से कम राशि खर्च नहीं होगी। जी। 3,500 करोड़ राशि लगेगी, और वो पूरी उद्योगपति की तो होती नहीं घर की जी। वो बैंकों से कर्ज लेते हैं, जनता की है, सरकार की है, जनता की कमाई है, वो लग रही है उसमें। लेकिन उस 3,500 करोड़ पूंजी निवेश के पीछे मात्र 300-400 लोगों को रोजगार मिलेगा। और यही 3.5 तो क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज जो बड़े उद्योग जो जी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये रोजगार नहीं पैदा करते। हमें फोकस मध्यम छोटे उद्योगों पर करना पड़ेगा। जी। छोटा उद्योग आप अगर 10 करोड़ की पूंजी लगाते हो तो 10 करोड़ की पूंजी में कम से कम वो 50 आदमी को काम। जी। तो ये स्थिति है। तो रोजगार जो नहीं आया है, बड़े उद्योगों की शोकेसिंग तो की है, लेकिन नीचे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आर्थिक विकास की गति औद्योगिकरण के माध्यम से जो होनी चाहिए थी मध्य प्रदेश में, पिछले 20 सालों में नहीं हुई। जी। नहीं हुई बिल्कुल। मैं चूँकि इस विभाग से संबंधित रहा मैं, जी। तो मुझे बड़ा दुख होता है। बातें बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं, जी, जी। लेकिन आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मैं समझता हूँ जो बड़े स्टेटों में 10-12 जो बड़े स्टेट्स हैं, उसमें मध्य प्रदेश नीचे के पायदान में खड़ा हुआ है। दादा, आप मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री रहे और बहुत सारे उद्योगों को बहुत करीब से देखा है। एक जो महत्वपूर्ण सवाल आता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ही मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता, उन रोजगारों पे दूसरे राज्य के लोग कब्जा करके बैठे हैं, और ये कहीं ना कहीं पीड़ा का विषय है। बातें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इस पे कहीं माने इसका पालन कहीं नहीं होता। उसके पीछे मूल कारण मैं आपको बताऊं जी। कि नीचे की जो काम है, जो क्लास 4 के कर्मचारी कहेंगे आप, क्लास 3 तक, जी। तो इनमें तो कमोबेश मध्य प्रदेश लोकल लोगों का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी रहता है। जी। लेकिन उसके ऊपर की जो जॉब्स हैं, जी। सेमी स्किल्ड तक तो ठीक है, स्किल्ड जो जॉब्स हैं और उसके ऊपर मैनेजरल पोस्ट हैं, तो दुर्भाग्य से हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। जी। तो अब अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, 2-3 कारण हैं। एक ये बता, अगर उत्पन्न नहीं है वो ऐसे योग्यता वाले हमारे व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति नहीं है, तो निश्चित तौर पे बाहर से लोग लाएंगे। तो हमें अपने लोगों को स्किल उसमें डेवलप करने की एक मुहिम चलानी पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए। दूसरा कारण ये भी है, और ये सही नीयत नहीं दिखाता उद्योगपतियों की, वो सोचते हैं कि अगर हम बाहर से लोग रखेंगे तो यहाँ पर यूनियन वगैरह नहीं बन पाएंगी, हमारा बैकडोर नियंत्रण रहेगा उनके ऊपर, और हमें सुगमता से काम करने के लिए वो मिलेगा, चाहे हम गलत करें सही करें, श्रमिकों का शोषण होता हो ना होता हो, ये सारी चीज़ें उनके ध्यान में रहती हैं। तो ये भी एक कारण है इसमें। जी। 2023 में आप कांग्रेस की क्या संभावना देखते हैं प्रदेश में? देखिए, पिछले, अब हम 20 साल ही कहेंगे जी, 1.5-1.25 साल का बीच का अंतराल छोड़ दीजिए, तो लगभग वही 18.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। और 2-3 साल का पीरियड जिसमें उमा भारती जी रहीं और बाबूलाल जी गौर आए, ये कार्यकाल छोड़ दीजिए, बाकी में लगातार शिवराज जी है। तो अब ये सरकार ने वादे बहुत किए, सपने बहुत दिखाए जी, वो सपने साकार नहीं हुए हैं लोगों के, और ये प्रचार तंत्र ही इनका सक्रिय रहता है जी। अब वो प्रचार तब तक कारगर होता है जब तक कि लोगों के इमेजिनेशन में ये बना रहता है कि नहीं हमको कुछ मिल जाएगा। अब जब लंबा अंतराल हो जाता है तो फेल हो जाता है सिस्टम। ये लोग मानने लगते हैं कि हमको अब कुछ मिलने वाला नहीं है जी। ये कोरी सिर्फ इनका प्रचार रहा है, कोरे आश्वासन रहे। तो एक तो ये एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। दूसरी चीज़, 3 तरह से वोट मिलते हैं जी, जो मेरा अपना अनुभव है जी। एक तो पार्टी के वोट होते हैं, दूसरा
व्यक्ति के वोट होते हैं। जो आदमी चुनाव लड़ता है, छवि। प्रत्याशी, उसकी छवि, उसकी पकड़, उसकी सेवा क्षेत्र में, उसका संपर्क लोगों से। और तीसरा होता है मुखिया कौन होगा, नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। जी तो जब वो ये बातें आती हैं तो जो मुख्यमंत्री कौन होगा और सरकार, जी इसकी सरकार की भी अब लोग परख चुके हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत पैदा हो गई है। और अब 18 में मैंने नहीं देखा था, जी इस समय, इस 2023 में, और चुनाव अब अगले 6 महीने में ही होने वाले हैं करीब करीब, तो मैंने ये देखा है कि शिवराज सिंह जी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये पहली बार है। जी तो जब पार्टी के खिलाफ भी हो गई, सरकार के खिलाफ हो गई और मुखिया के खिलाफ हो गई, जी तो फिर आप घाटे में रहते हो। तो वोट परसेंटेज बीजेपी का 4 से 5% घटेगा। और मध्य प्रदेश में 4 से 5% अगर बीजेपी का वोट शेयर घटता है, जी पिछली बार लगभग बराबर थे, बल्कि बीजेपी 0.1% अधिक ज़्यादा थी। लेकिन सीट आपको ज़्यादा हम कुछ सीटें ज़्यादा आई थी। लेकिन इस बार अगर 4 या 5% का अंतर रहता है तो सीटों का अंतर कम से कम 50 सीटों का होगा, ये आप मान कर चलिए। तो हमारा ये सोचना है जी कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण, शिवराज जी के कारण ये बदलना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन बदल नहीं पाए, क्योंकि फिर और दूसरे फैक्टर्स हैं, कहीं और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। जी तो इसके कारण इनके कदम रुक गए। तो इन सब चीज़ों के कारण, लेकिन दादा एक चीज़ तो ये बहुत क्लियर है कि 2018 में जनता ने इनको नकार दिया, तो इनके नेतृत्व को कहीं ना कहीं ये तो सोचना चाहिए कि जब 2018 में ही जनता ने इनको नकार दिया, तो 2023 में हम इनके चेहरे को लेकर के प्रदेश में कैसे जाए। अब भी आप किसी वरिष्ठ बीजेपी नेता से प्रश्न करिए जो शिवराज जी के भी ऊपर हो, तो मैं इसका जवाब क्या दूंगा। तो सरकार तो दादा आपकी पिछली बार भी बनी थी, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस बार भी आपकी सरकार बनेगी, पिछली बार की तरह ही अगर विधायक इस बार भी बिक गए तो क्या होगा। नहीं, देखिए अब संभावना नहीं है, और बहुत पानी गंगा पुल के नीचे या टमस पुल के नीचे से बह गया है। देश की राजनीति अब दूसरे दिशा में जा रही है जी, और विपक्ष भी अब कमर कस रहा है जी। भारत में सब विपक्षी दल, और मजबूत करने में, एक दूसरे को सहयोग करने में लगे हुए हैं। तो एक माहौल दूसरा है पहले से। रहा सवाल पिछली बार क्यों हुआ, तो पिछली बार 2 चेहरे थे और दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे जी। कमलनाथ जी तो थे ही, जी और सिंधिया जी भी अपने आप को दावेदार मानते थे। जब वो नहीं बन पाए मुख्यमंत्री जी और लोकसभा का चुनाव हार गए, जी, तो लोकसभा का चुनाव हारने से उनमें थोड़ा सा भय पैदा हो गया कि अब हमारा कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित है या नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तब ये दांव चला गया, और इसमें सिंधिया जी तो शामिल थे ही क्योंकि मुखिया वही थे जी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व है इसमें, अमित शाह और कंपनी सब पूरी हर तरह का सपोर्ट देने के लिए, यानी कि लोग बुलाए गए दिल्ली की, आ जाइए कल बैठक है, तो किसी ने कहा कि ये नहीं है वो नहीं हमारी, तो नहीं कोई नहीं, कल सुबह पहुंच जाइए। कुछ लोग तो दिल्ली में थे, उनको कहा कि चलना है अभी हवाई जहाज बोर्ड करने, साहब मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं, बच्चे के कपड़े हो गए, बोले कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सारी प्लानिंग हुई थी इतनी तगड़ी, और चूँकि एक ग्रुप था। अब कांग्रेस में की वर्तमान स्थिति यह है कि सिर्फ एक ही ग्रुप है, कमलनाथ जी, और उनके नेतृत्व में सब भरोसा करते हैं, उनको सब अपना नेता मानते हैं। आपने दिग्विजय सिंह जी का भी स्टेटमेंट गाहे बगाहे सुना होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के कैंडिडेट, अब वो कमलनाथ जी के बाद या साथी सबका तो दिग्विजय सिंह जी ही नेता हैं, जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। जब दिग्विजय सिंह जी ये एंडोर्स कर रहे हैं हाँ कि हमारे नेता है, तो अब तो कोई बचा ही नहीं, कोई बचा ही नहीं जी। तो एक झंडे के नीचे ऊपर से नीचे खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी या कमलनाथ जी, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लामबंद है, हर नेता छोटा बड़ा प्रदेश का कमलनाथ जी के नेतृत्व प्रदेश में उनके पीछे खड़ा है। प्रदेश के ऐसी स्थिति अब निर्मित नहीं हो। प्रदेश के अंदर एक बात हमेशा लोग कहते थे राजनीतिक विश्लेषक कि कांग्रेस को हमेशा कांग्रेस ही हराती है, तो इस बार आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को कांग्रेस नहीं हराएगी, सारे लोग एक झंडे के नीचे एकत्रित हैं और पूरे तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी, मैं कमोवेश आप सही कह रहे हैं।
एवरेशंस होते हैं, कहीं 2-3% ना कहिए, 2-3% से मैटर नहीं करेगा, 2-3-4%। जी। लेकिन ये रोग जो है हम लोगों में जो था वो हमने भाजपा को रोग दे दिया, रोग को ट्रांसफ़र कर दिया भाजपा। तो वो जूझ रहे हैं, रोज़ उनके नेता टूट रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा चुनाव तो तक। अभी तो जैसे एक मतलब भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष रहे कैलाश जोशी जी, उनके दीपक जी आए हैं। अभी और ऐसे कितने लोगों के आने की संभावना? बहुत से लोग हैं, चर्चा कर रहे हैं कमलनाथ जी से, काफ़ी लोग हैं। आज दिग्विजय सिंह जी ने बड़ी मज़ेदार एक ट्वीट किया है जी कि अब 3 भाजपा है। नहीं, वो हमने अभी 4 दिन पहले एक समाचार बनाया था। अच्छा। हाँ, कि भाजपा में 3 और यही शब्द थे मेरे कि भाजपा में अब 3 भाजपा है। उसमें एक शिवराज की भाजपा है, एक महाराज की भाजपा है और तीसरी नाराज भाजपा है। ये 3 दिन पहले मैंने बिल्कुल इसी शब्द से मेरा एक कि प्रदेश में 3 बड़ी सटीक एनालिसिस है ये भाजपा की वर्तमान स्थिति की। तो जब भाजपा में ये कला है और हमने दे दिया है, और हमारी पार्टी हम लोगों ने कुछ और दे दिया, महाराज को भी उधर दे दिया है, तो जो बचा कुचा था अब अनुशासित है, जो बचा कुचा है हम लोग अनुशासित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के लिए आपने बातचीत की। धन्यवाद केशव जी, सबको मेरा प्रणाम।